एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी मेंटर। आज हम फिर से वापस आ चुके हैं अपने पॉलिटी के क्रैश कोर्स के साथ। यहाँ पे मैं आपके पॉलिटी के चैप्टर वाइज सारी चीज़ें कवर करा रही हूँ जो आपके लक्ष्मीकांत में दी गई है। आप ऊपर जाके राइट साइड पे क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। अभी तक पार्लियामेंट से पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं लक्ष्मीकांत में, मैंने सभी इस प्ले में कवर करा दिए हैं। आपका वन सोर्स स्टॉप सोल्यूशन बन सकता है जहाँ से आप अपना पूरा लक्ष्मीकांत कवर कर सकते हैं। देखिए, आपको यूट्यूब पर ऐसी काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जहाँ पर आपको कुछ लेक्चर्स मिल जाएंगे लक्ष्मीकांत के। किसी ने कुछ स्टार्टिंग के चैप्टर्स कवर करा दिए, कुछ एंड के चैप्टर्स, बट यहाँ पे मेरा मेन फोकस ये है कि मैं पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत आपको कवर कराऊँ चैप्टर वाइज चैप्टर। और मैंने आप सभी को जैसे कि प्रॉमिस किया कि मे के स्टार्ट होने से पहले मैं आपका पूरा लक्ष्मीकांत जो है यहाँ पे कवर करा दूंगी। तो आपको किसी भी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस जाके लिंक पे क्लिक करिए और पूरा प्लेलिस्ट से आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम रिविजन्स कर सकते हैं। और देखिए गाइज, मैंने ये भी बोला है कि ये जो है आपका मेनली प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स है, तो मैं यहाँ पे बस वही इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आ रही हूँ जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीकांत में ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी गई होती है जो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी क्योंकि टाइम इतना कम है तो स्टूडेंट का मेन फोकस यही होना चाहिए कि उसे वही सब चीज़ें पढ़ाई जाएँ जो उसके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं सब चीज़ें छाट के आपके लिए वहाँ से लेकर आ रही हूँ। मैं आपको हर एक पॉइंट में भी बताती जा रही हूँ, जैसे कि आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं ये क्या चीज़ आपके प्रीलिम्स में किस तरीके से पूछी जा सकती है, क्या स्टेटमेंट फॉर्म किया जा सकता है। तो आपको किसी भी बात के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, बट बस रोज़ आके इस प्लेलिस्ट को चेक करिए, रोज़ आके ये वीडियोस को सुनिए। बस आपको रोज़ के अपने 15 से 20 मिनट देने हैं और आप अपना पूरा लक्ष्मीकांत को अच्छे से कवर कर सकते हैं अपने पेपर से पहले। तो सबसे पहले आ जाता है, अब हम बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कि क्या क्या डिवाइसेस होते हैं पार्लियामेंट में फंक्शनिंग करने के लिए। बेसिकली क्वेश्चन आवर आ जाता है। क्वेश्चन आवर का मतलब क्या होता है, फर्स्ट आवर होता है हाउस का, कि फर्स्ट आवर में जो है यहाँ पे क्वेश्चन आवर के थ्रू मल्टीपल तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। 3 सवाल होते हैं, दैट इज स्टार्ट क्वेश्चंस, अनस्टार्ट क्वेश्चंस एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं, स्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं कि बेसिकली यहाँ पे ओरल आंसरिंग किया जाता है। जनरली ये क्वेश्चन आवर में जो क्वेश्चन होते हैं ना, मिनिस्टर्स से पूछे जाते हैं। मेंबर्स जो है प्राइवेट मेंबर्स मिनिस्टर से पूछते हैं, बट ये कंपल्शन नहीं है। प्राइवेट मेंबर से भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल है, अगर वो मेंबर लेकर आया है तो वो प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे जहाँ पे मेंबर्स से, प्राइवेट मेंबर से, मिनिस्टर से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वो ओरल आंसर देते हैं फ्लोर के ऊपर। और क्योंकि अभी वो सामने से आंसर दे रहे हैं मेंबर को, तो मेंबर जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फिर आ जाते हैं अनस्टार्ट क्वेश्चन। यहाँ पे रिटर्न आंसर दिया जाता है, जिस भी मेंबर ने सवाल पूछा है उसको लिखकर आंसर मतलब एक तरीके से भेज दिया जाता है। तो अब क्योंकि रिटर्न आंसर है तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस उसी टाइम पे नहीं पूछे जा सकते। फिर आ जाते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, इज वन दैट इज आस्क्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ लेस देन 10 days, इट इज आंसर्ड ओरली। यहाँ पे आपने 10 दिन से कम का, बेसिकली आपने शॉर्ट नोटिस से पता चल रहा है आपने नोटिस दिया है यहाँ पे उस मिनिस्टर को या उस मेंबर को कि हम आपको ये नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं, इसके अंदर आपको जो है पूरा अपना इस सवाल का जवाब हमें देना है। और हाउस में ओरली इसका जवाब दिया जाता है, रिटर्न फॉर्म में नहीं दिया जाता। अभी जैसे कि मैंने बता दिया था, इन एडिशन टू दिस मिनिस्टर्स द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड टू द प्राइवेट मेंबर्स। प्राइवेट मेंबर से भी पूछा जा सकता है अगर कोई ऐसा बिल, कोई ऐसी प्रोसीडिंग्स है जिसमें प्राइवेट मेंबर का इन्वॉल्वमेंट था। सपोज करिए कि प्राइवेट मेंबर बिल पास किया गया है, तो प्राइवेट मेंबर बिल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो उसी मेंबर से पूछी जाएगी ना, तो उनसे भी क्वेश्चन आवर्स के दौरान जो है सवाल पूछे जा सकते हैं। अब आ जाते हैं जीरो आवर। अनलाइक द क्वेश्चन आवर, द जीरो आवर इज़ नॉट मेंशन इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मेंशन करी गई है। क्वेश्चन आवर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है, बट क्वेश्चन आवर जो है वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में दिया गया है। अब जीरो आवर जो है ना, जीरो आवर तो ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ना ही रूल्स ऑफ प्रोसीजर में दिया गया है। तो इस बात पे बहुत खास ध्यान रखिए कौन सा यहाँ पे जो मोशन है कहाँ पे दिया गया है। तो ये एक इनफॉर्मल डिवाइस हो जाता है जो मेंबर्स को दिया जाता है कि वो पार्लियामेंट में सवाल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आवर की इमीडिएटली बाद स्टार्ट हो जाता है और तब तक चलता है जब तक हाउस का एजेंडा स्टार्ट नहीं हो जाता। एंड ये जो है 1962 से एग्जिस्टेंस में है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से जो है ये एग्जिस्टेंस में नहीं है। जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, ऐसा नहीं है कि 1950s के टाइम से ये कमेंसमेंट में है, ये 1962 के टाइम में आया है। ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन है, ना ही रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मैंशन, एक इनफॉर्मल डिवाइस है। ये जितने भी कीवर्ड्स इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको हेल्प हो और आपको समझ में आए कि आपको किस बात के ऊपर ध्यान देना है, किस बात के ऊपर ध्यान यहाँ पे आपको नहीं देना है हाउस के मतलब बेसिकली इन चैप्टर्स को पढ़ते टाइम। अब मोशंस आ जाते हैं। मोशंस भी मल्टीपल तरीके के होते हैं उनके फोकस एरिया को देखते हुए, जैसे कि सब्सटैंटिव मोशन, सब्स्टिट्यूट, सब्सिडियरी। देखिए,
मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बेसिक्स बताती हूँ। कुछ होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट मोशंस होते हैं, जिनके लिए हमें हाउस का स्पेशल फोकस चाहिए होता है। इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे यहाँ पे सब्सटैंटिव मोशन। जैसे कि सब्सटैंटिव मोशन में क्या हो जाएगा कि अगर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो रहा है, प्रेसिडेंट इज़ लाइक फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे हमें हाउस का अर्जेंट फोकस चाहिए, तो उस मोशन को जो है यहाँ पे हम सब्सटैंटिव मोशन के अंदर लेकर आएंगे। या हमें रिमूवल करना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये वन ऑफ द बुलवर्क्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है। तो उनके रिमूवल का जो यहाँ पे प्रोसीजर होगा वो भी सब्सटैंटिव मोशन के अंडर आ सकता है। अब सब्स्टिट्यूट आ गया। सब्स्टिट्यूट वर्ड से हमें पता चल रहा है जो किसी चीज़ के सब्स्टिट्यूशन में आया है हाउस में। It is in motion that is moved in substitution of a original motion and process and proposes an alternative to it। ये किसी चीज़ के सब्स्टिट्यूट में आया है। जैसे मानिए लीजिए कि अभी यहाँ पे सब्सटैंटिव मोशन पास हो रहा था, इसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो उसके सब्स्टिट्यूट में हमने एक ऑल्टरनेटिव मोशन प्रपोज कर दिया, वो सब्स्टिट्यूट मोशन हो जाएगा। जो यहाँ पे दिक्कतें आ रही थी उसको इस सब्स्टिट्यूट मोशन में सॉल्व कर दिया जाएगा। फिर सब्सिडियरी आ जाता है। सब्सिडियरी वर्ड से पता चल रहा है कि किसी चीज़ से अटैच्ड होता है बेसिकली मोशन, इसका जो है अपना इंडिपेंडेंट कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे कि अमेंडमेंट आ चुका है, अगर हम बोल रहे हैं कि हम अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं तो हम किसी ऐसे बिल के रिगार्डिंग लेकर आ रहे होंगे अमेंडमेंट जिसमें दिक्कत है, तो मतलब ये अमेंडमेंट मोशन जो है ना ये किसी पहले वाले मोशन या पहले वाले बिल से रिलेटेड है जिसमें दिक्कतें मानी जा रही हैं हाउस के अंदर। तो इसलिए अमेंडमेंट जो है इट सीक्स टू मॉडिफाई और सब्स्टिट्यूट ओनली अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल मोशन, ये इसका पार्ट माना जाता है। अब आ जाता है क्लोजर मोशन। देखिए क्लोजर मोशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि हाउस में जो है ना, अब हमें ऐसा माना जा रहा है कि टाइम बहुत कम है, हमने बहुत डिबेट कर लिया किसी भी बिल के ऊपर, अब क्लोजर मोशन ले आते हैं कि अब इस बिल के ऊपर डिस्कशन को बंद किया जाए एंड अब इसे वोट के ऊपर डाला जाए। इसका बेसिकली शुद्ध हिंदी में मतलब ये है, आपको अगर ये टेक्निकल लैंग्वेज लक्ष्मीकांत की ना समझ आए तो उसके लिए ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। If a motion is moved by a member to cut short the debate on a matter before the House, if the motion is approved by the House, debate is stopped forthwith and the matter is put to vote। अब यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि हम वोटिंग किस तरीके से कर रहे हैं। उसके लिए 4 टाइप के क्लोजर मोशंस आ जाते हैं। सबसे पहले सिंपल क्लोजर। सिंपल क्लोजर में क्या होगा, पूरे के पूरे यहाँ पे जो बिल है हम उसे एक साथ वोट पे डाल देते हैं। पूरे बिल के ऊपर जो है यहाँ पे हमने डिस्कशन बंद कर दिया। अब आ जाता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। यहाँ पे क्या होगा, हम कंपार्टमेंट्स में डील कर रहे हैं पूरे बिल के साथ। जैसे मान लीजिए कोई विमेन के ऊपर, विमेन सेफ्टी के ऊपर कोई बिल आया हाउस में, उसमें 100 क्लॉजेज हैं। तो अब यहाँ पे हम इन 100 क्लॉजेज का क्या करेंगे कि हमने पूरे बिल को जो है यहाँ पे 10-10 क्लॉजेज में हमने डिवाइड कर दिया। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमने इन 10 क्लॉजेज के ऊपर वोटिंग करी, फिर हमने इन 10 क्लॉजेज के ऊपर, फिर इन 10 क्लॉजेज के ऊपर, फिर इन 10 क्लॉजेज के ऊपर। इस तरीके से हम कंपार्टमेंट्स में इस पूरे बिल को जो है हम डील कर रहे हैं। फिर आ जाता है कंगारू क्लॉज। कंगारू क्लॉज का क्या मतलब होगा, अंडर दिस टाइप ओनली इंपॉर्टेंट क्लॉजेज आर टेकन अप फॉर डिबेट एंड वोटिंग एंड द इंटरवीनिंग क्लॉजेज आर स्किप्ड ओवर एंड टेकन एज पास्ड। देखिए क्या हो रहा है, अभी इसी का एग्जांपल देते हैं। वुमेन सेफ्टी वाला कोई बिल है, अगर यहाँ पे 100 क्लॉजेज है बट हमें ऐसा लग रहा है कि इंपॉर्टेंट क्लॉजेज तो बस इसमें 10 हैं, तो बस इन 10 के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा और इन 10 के ऊपर वोटिंग की जाएगी। बाकी सभी को ऐसा मान लिया जाएगा कि हाँ ये पास्ड है हाउस में, सबके ऊपर वोटिंग और डिस्कशन नहीं होगा। एक बार ये 10 के ऊपर वोटिंग और डिस्कशन हो गया तो ऐसा ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है कि पूरे 100 के ऊपर वोटिंग और डिस्कशन हो चुका है। अब आ जाता है गिलेटाइन क्लोजर। गिलेटाइन क्लोजर का मतलब क्या होगा, It is one when the undiscussed clauses of a bill or a resolution are put to vote along with discussed one due to want of time। देखिए बेसिकली मतलब हमारे पास टाइम अब कम है, तो अब मान लीजिए फिर से यही एग्जांपल लेते हैं कि 100 क्लॉजेज हैं, 50 के ऊपर डिस्कशन हो चुका है, 50 के ऊपर अभी डिस्कशन किया ही नहीं गया है हाउस में, बट क्योंकि टाइम कम है तो ऐसा माना जाता है कि अब पूरे के पूरे इस बिल को जो है वोटिंग पे डालिए। 100 क्लॉजेज, ये 50 क्लॉजेज को ना ऐसा माना जाता है कि चलिए इनका डिस्कशन हो चुका है, मतलब ऑन पेपर मान लिया जाता है, बस इनका एक्चुअल में डिस्कशन नहीं हुआ है। देखिए इसलिए मैंने आपको इस तरीके के एग्जांपल्स खुद से रैंडमली फॉर्म करके समझाया है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को टेक्निकल लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही होती बुक्स की। तो अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी कि मैं आपके डाउट्स को यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। अब आ जाता है प्रिविलेज मोशन। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि हाउस में प्रिविलेज किसको दी जाती है। या तो यहाँ पे प्रिविलेज जो है एक दो तरीके के प्रिविलेजेस होती हैं, एक होता है इंडिविजुअल प्रिविलेजेस और एक होता है कलेक्टिव प्रिविलेजेस। अभी इसी चैप्टर में हम आगे चल के दोनों ही तरीके के प्रिविलेजेस को स्टडी करेंगे। तो अगर किसी भी मेंबर को ऐसा लगता है कि मिनिस्टर जो है अपनी प्रिविलेजेस को ब्रीच कर रहे हैं, वो अपनी प्रिविलेजेस का अनड्यू फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वो मेंबर जो है मिनिस्टर के अंदर अगेंस्ट ये प्रिविलेज मोशन को जो है पास कर सकता है और फिर मिनिस्टर
जो है एक तरीके से उनको जवाब देना पड़ता है कि वो क्यों अपनी प्रिविलेज को जो है यहाँ पे ब्रीच कर रहे हैं। अब आ जाता है कॉलिंग अटेंशन। कॉलिंग अटेंशन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा माना जा रहा है कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, उसके ऊपर पूरे हाउस का अटेंशन कॉल किया जा रहा है, कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट मैटर है। जैसे कि आप मान लीजिए जब ORN का इंसिडेंस हुआ था लास्ट ईयर, जहाँ पे 3 स्टूडेंट्स की डेथ हुई थी, तो अभी यहाँ पे अगर किसी भी मेंबर को ऐसा लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, हमें हाउस में इसका जो है पूरे हाउस का अटेंशन इसके ऊपर ड्रॉ करना है, तो मेंबर जो है कॉलिंग अटेंशन मोशन के अंडर इसको लेकर आ सकता है, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, एंड टू सीक एन अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट फ्रॉम हिम ऑन दैट मैटर। कि वो मिनिस्टर्स को बेसिकली कोई भी मेंबर बोल रहा है कि आप जो है इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट दीजिए, कोई अर्जेंट एक्शन हमें चाहिए। Like the zero hour, it is also an Indian innovation in the parliamentary procedure and has been in existence since 1954. हमेशा से नहीं है, 1954 से है। ये एक इंडियन इनोवेशन है और ये जो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। तो देखिए इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में है, 1954 से है, इंडियन इनोवेशन है। जैसे कि ज़ीरो आवर के टाइम पे भी हमने देखा था कि एक इंडियन इनोवेशन है, ये हमने कहीं बाहर से नहीं अडॉप्ट किया। इसका मतलब ये हो जाता है हमने किसी और कॉन्स्टिट्यूशन से इसको अडॉप्ट नहीं किया है, इंडिया के मिनिस्टर्स ने अपने आप ही इसकी ज़रूरत समझते हुए इसको फॉर्म किया है। अब आ जाता है एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मोशन होता है कि जब किसी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस की मैटर के ऊपर कोई डिस्कशन होना होता है, तब एडजर्नमेंट मोशन को पास कराया जाता है। अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस है एंड इसके पास होने से पहले ही यहाँ पे 50 मेंबर्स को अपना सपोर्ट दिखाना होता है इस मोशन के लिए कि हाँ हम चाहते हैं कि मोशन को लाया जाए हाउस में, एडजर्नमेंट मोशन को। क्योंकि यहाँ पे हमें पहले से मेंबर्स की सपोर्ट की ज़रूरत इसलिए क्योंकि नॉर्मल बिजनेस को बेसिकली इंटरप्ट कर रहा है। तो और ये अगर ये पास हो जाते तो एक तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो इसलिए एडजर्नमेंट मोशन जो है ये बस लोकसभा में पास किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे सवाल जवाब जो है बेसिकली गवर्नमेंट से हो रहा है और गवर्नमेंट जो है लोकसभा के थ्रू फॉर्म होती है। द डिस्कशन ऑन एडजर्नमेंट मोशन शुड लास्ट फॉर नॉट लेस देन 2 hours and 30 minutes। 2.5 घंटे से कम का तो डिस्कशन हो ही नहीं सकता है एडजर्नमेंट मोशन के ऊपर, इतना तो बेसिक करना ही करना होगा। ये लोकसभा में बस हो सकता है, 50 मेंबर्स का प्रायर सपोर्ट चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ से आपको बताती हूँ, अगर उन्हें कंफ्यूज करना होगा तो आपको कैसे कंफ्यूज करेंगे, वो बोल देंगे कि यहाँ पे जो है 100 मेंबर्स का प्रायर सपोर्ट चाहिए, 25 मेंबर्स का प्रायर सपोर्ट चाहिए। बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज करके आपको जो है यहाँ पे डाउट में लाया जा सकता है। अब एडजर्नमेंट मोशन के बिना काफ़ी सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी भी मोशन को एडजर्नमेंट मोशन में रखा जा सकता है। जैसे कि आप ये देखिए कि इफ़ इट शुड नॉट डील विद एनी मैटर दैट इज़ अंडर एडजुडिकेशन ऑफ कोर्ट। अगर कोर्ट किसी मैटर के ऊपर डीलिंग कर रहा है अभी, तो वो एडजर्नमेंट मोशन में नहीं आ सकता। इट शुड नॉट रिवाइव डिस्कशन ऑन अ मैटर दैट हैज़ बिन डिस्कस्ड इन द सेम सेशन। अगर कोई मैटर जो है सेम सेशन में डिस्कस हो चुका है तो उसको हम एडजर्नमेंट मोशन में नहीं ला सकते। तो इस तरीके से 5 से 6 कंडीशंस आप इनको रीड कर सकते हैं कि कंडीशंस क्या क्या हैं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक बार ओवरव्यू ले लीजिए, 1-2 बार देख लीजिए एग्जाम में जाने से पहले। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से पेपर में सवाल पूछे जा सकते हैं वो इस स्लाइड में है, जहाँ से सवाल पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं पेपर में। अब आ जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको हमने आर्टिकल 75 के टाइम पे भी देखा था। बेसिकली अब यहाँ पे जो है एग्जीक्यूटिव को अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। यहाँ पे बोल दिया गया है कि जो पूरा कैबिनेट मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसके पास मेजॉरिटी नहीं है हाउस की, इसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो बेसिकली गवर्नमेंट जो है उस टाइम पे फॉल हो जाती है। तो या तो अब दूसरी पार्टी आके अपनी गवर्नमेंट बनाएगी, उनको ऑप्शन दिया जाएगा, या फिर फ्रेश इलेक्शंस कराए जाएंगे अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो रहा है। और क्योंकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट पास होता है तो बस लोकसभा में ही इसको पास किया जा सकता है, राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है नहीं आता। और इसके लिए भी हमें 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। इसके आने के लिए भी नो कॉन्फिडेंस आने से पहले जो है 50 मेंबर्स को जो है अपना सपोर्ट दिखाना होता है हाउस में। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो है हाउस की मेजॉरिटी को चेक कर रहे हैं कि हाउस के पास मेजॉरिटी है या नहीं है। अब आ जाता है कॉन्फिडेंस मोशन। देखिए कॉन्फिडेंस मोशन कब किया जाता है, अगर कोई गवर्नमेंट है वो बहुत माइनॉरिटी वोट से जीत कर अपनी गवर्नमेंट बना के बैठी हुई है, कोई पार्टी जो है, या कोई कोलिजन गवर्नमेंट है। अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अगर थोड़े से भी मेंबर्स इधर उधर हुए और एक गवर्नमेंट फॉल होने का खतरा है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट इन्हें बोल सकता है कि आप आइए और आके अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करिए हाउस में। ये एक नया प्रोसीजरल डिवाइस है। पहले बस नो कॉन्फिडेंस मोशन था, कॉन्फिडेंस मोशन भी आ गया, एक नया प्रोसीजरल डिवाइस है एक तरीके से, ये इनिशियली नहीं था हमारे पास।
देखिए वही बात आ जाती है, कोई हंग पार्लियामेंट है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट से, कोलिशन गवर्नमेंट्स है, इनको जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट बोलते हैं कि आप आइए और आके अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करिए। ये मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया, अगर आपको पूरा रीड करना है आप कर सकते हैं, बट आपको वही लगेगा कि जो चीज़ मैंने आपको बता दी है ना, उससे ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ें जो है मैं आपको अच्छे से बताती चल रही हूँ यहाँ पे। अब आ जाता है मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स जो है बेसिकली ये प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं हाउस में। यहाँ पे प्रेसिडेंट इसको 2 टाइम पे एड्रेस करते हैं। सबसे पहले जब जनरल इलेक्शंस के बाद नई पार्टी बनती है तो उसके फर्स्ट सेशन के टाइम पे, और हर फिस्कल ईयर के स्टार्टिंग में, हर फिस्कल ईयर के बाद जो फर्स्ट सेशन होता है उसमें प्रेसिडेंट का जो फर्स्ट एड्रेस होता है उसको मोशन ऑफ थैंक्स बोला जाता है। दैट इज़ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शंस एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी फिस्कल ईयर इज एड्रेस्ड बाय द पार्लियामेंट, बाय द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट आके फ्लोर पे बताएंगे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, प्रोग्राम्स क्या हैं। दिस एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट विच करस्पॉन्ड्स टू द स्पीच फ्रॉम थ्रोन इन ब्रिटेन इज डिस्कस्ड इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ऑन अ मोशन कॉल्ड मोशन ऑफ थैंक्स। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि मोशन ऑफ थैंक्स जैसे हमने पीछे एडजर्नमेंट मोशन में देखा था या नो कॉन्फिडेंस मोशन में देखा था कि बस लोकसभा में मूव हो सकते हैं। यहाँ पे मोशन ऑफ थैंक्स जो है दोनों ही हाउसेज को एड्रेस किया जाता है, लोकसभा को भी, राज्यसभा को भी। और यहाँ पे ये होता है कि अगर मोशन ऑफ थैंक्स हाउस ने पास नहीं किया तो उस टाइम पे एक तरीके से गवर्नमेंट फॉल होने की यहाँ पे चांसेस होते हैं। फिर उन्हें आके अपना हाउस में कॉन्फिडेंस प्रूफ करना पड़ेगा, जो भी गवर्नमेंट है, अगर मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं हो पाया है। At the end of the discussion, the motion is put to vote. This motion must be passed in the House. Otherwise, it amounts to the defeat of the government. This inaugural speech of the President is an occasion available to the members of Parliament to raise discussions and debates, to examine and criticize the government and administration for its lapses and failures. अब देखिए यहाँ पे टेबल के थ्रू जो हम 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों को स्टडी करेंगे, दैट इज सेंशर मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखिए अब सेंशर मोशन में क्या होता है, इट शुड स्टेट द रीज़न फॉर इट्स अडॉप्शन। सेंशर मोशन अगर पास करना है तो रीज़न बताना पड़ेगा, बट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए कोई रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है। सेंशर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट इंडिविजुअल मिनिस्टर, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, या फिर पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बट नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है ना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट ही मूव किया जाता है। यहाँ पे बेसिकली पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक साथ टारगेट किया जा रहा है अगर यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है। सेंशर मोशन इट इज़ मूव फॉर सेंशरिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर सेपरेट पॉलिसीज़ एंड एक्शंस, स्पेसिफिक पॉलिसीज़ के लिए। और नो कॉन्फिडेंस मतलब बेसिकली हमने पूरे की पूरी सरकार के ऊपर ही सवाल उठा दिया, उनकी एक पॉलिसी के ऊपर नहीं, उनकी पूरी फंक्शनिंग के ऊपर। सेंशर मोशन इफ इट इज़ पास इन द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नीड नॉट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि गवर्नमेंट गिरने का खतरा है, बट अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इमीडिएटली रिज़ाइन करना पड़ता है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया। अब यहाँ पे हाउस में मल्टीपल तरीके के डिस्कशंस आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हाफ एन आवर डिस्कशन। इट इज़ मेंट फॉर डिस्कसिंग अ मैटर ऑफ सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस विच हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू अ लॉट ऑफ डिबेट एंड द आंसर टू विच नीड्स एल्यूसिडेशन ऑन अ मैटर ऑफ फैक्ट। कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस है, उसके ऊपर आंसर चाहिए, तो स्पीकर इसके लिए 3 डेज़ जो है अलॉट कर सकता है वीक में। और ये कोई फॉर्मल मोशन या वोटिंग नहीं होती इसके ऊपर, बस डिस्कशन के लिए स्पीकर यहाँ पे हाफ एन आवर के डिस्कशन के लिए वीक में 3 डेज़ को अलॉट कर सकता है। तो देखिए इस पर ध्यान दीजिए कि कौन अलॉट कर रहा है, स्पीकर अलॉट कर रहे हैं, कितने दिन अलॉट कर सकते हैं, 3 डेज़ अलॉट कर सकते हैं वीक में, इस तरीके से। अब आ जाता है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। ये भी एक तरीके से किसी मैटर के ऊपर शॉर्ट टाइम के लिए डिस्कशन होगा। इसको 2 आवर डिस्कशन भी बोलते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे टाइम दिया जाता है, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन है, 2 आवर से ज़्यादा का टाइम नहीं दिया जाता है इस डिस्कशन के लिए। द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कैन रेज सच डिस्कशंस ऑन अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। बेसिकली ये सभी डिस्कशन जो है अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के ऊपर ही हो रहे हैं। हमें पता है ओवरऑल पार्लियामेंट में वही बातों को डिस्कस किया जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द स्पीकर कैन अलॉट 2 डेज़ इन अ वीक फॉर सच डिस्कशन। 2 डेज़ देते हैं। देखिए हाफ एन आवर में हमने देखा था 3 डेज़ अलॉट हो सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन में 2 डेज़ अलॉट हो सकते हैं। देयर इज़ नीदर अ फॉर्मल मोशन बिफोर द हाउस नॉर वोटिंग। वही पिछले वाले की तरह ना ही वोटिंग हो रही है ना ही कोई फॉर्मल मोशन हो रहा है। दिस डिवाइस हैज़ बिन इन एग्जिस्टेंस सिंस 1953 से जो है ये एग्जिस्टेंस में है, ये डिवाइस जो है हाउस में।
अब आ जाते हैं स्पेशल मेंशन। अ मैटर विच इज़ नॉट अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर और विच कैन नॉट बी रेज ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर, हाफ एन आवर, शॉर्ट ड्यूरेशन और अंडर एडजर्नमेंट, कॉलिंग अटेंशन और एनी अदर रूल्स कैन बी रेज अंडर स्पेशल मेंशन इन द राज्यसभा। देखिए जो मैटर किसी भी उसके अंडर रेज नहीं किया गया है उसको स्पेशल मेंशन में रेज कर दिया जाता है, और स्पेशल मेंशन बस राज्यसभा में लाया जाता है, लोकसभा में नहीं आता। It is equivalent procedure in the Lok Sabha is known as notice under rule 377। देखिए स्पेशल मेंशन राज्यसभा में है और उसी का इक्विवेलेंट उसको लोकसभा में जो है स्पेशल मेंशन अंडर रूल 377 बोला जाता है। अब आ जाता है रेजोल्यूशंस और मोशंस में थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है, ये अभी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं, अ मेंबर कैन मूव अ रेजोल्यूशन टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस और गवर्नमेंट टू मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। Discussion on resolution is strictly relevant to and within the scope of resolution. A member who has moved a resolution or amendment to resolution cannot withdraw the same except the leave of the house। ठीक है, इसको विड्रॉ नहीं किया जा सकता। रेजोल्यूशन 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन, जो किसी प्राइवेट मेंबर ने इस रेजोल्यूशन को मूव किया है, किसी मिनिस्टर ने मूव नहीं किया है। ये जो है ये बस ऑन ऑल्टरनेट फ्राइडेज़ को उनको डिस्कस किया जाता है, वो भी आफ्टरनून सिटिंग में। मतलब फ्राइडे भी हर फ्राइडे को नहीं, ऑल्टरनेट फ्राइडेज़ को, कि अगर इस फ्राइडे को हो गया तो नेक्स्ट फ्राइडे को नहीं होगा प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन के ऊपर कोई भी डिस्कशन। फिर आ जाते हैं गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, जो किसी मिनिस्टर ने मूव किया है। इट कैन बी टेकन अप एनी डे फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, क्योंकि मिनिस्टर ने मूव किया तो इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो ये मंडे से थर्सडे में किसी भी दिन इसके ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है। अब आ जाता है स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन। इट कैन बी मूव्ड अप बाय प्राइवेट मेंबर्स और मिनिस्टर्स। इट इज़ कॉल्ड बिकॉज इट इज़ ऑलवेज टेबल्ड इन परसुएंस ऑफ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। दोनों में से कोई भी इसको ला सकते हैं, और ये पहले, क्योंकि स्टैट्यूटरी लॉज भी हमें पता है क्या होता है, जो ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है या किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू आए हैं, उसी तरीके से स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशंस आ जाते हैं। अब देखिए लेजिस्लेटिव प्रोसीजर आ जाता है। किसी भी, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बिल को पास करने का क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले हम बिल्स के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं कि 2 तरीके के बिल होते हैं, एक होता है पब्लिक बिल और एक होता है प्राइवेट बिल। तो अभी बिल्स के क्या क्या डिफरेंस है देखिए। पब्लिक बिल मतलब किसी मिनिस्टर ने किया है इसको, प्राइवेट बिल मतलब किसी और मेंबर ने अदर देन द मिनिस्टर। पब्लिक बिल क्योंकि मिनिस्टर ने किया तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बेसिकली रूलिंग पार्टी की। प्राइवेट बिल बेसिकली अपोजिशन के स्टैंड को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि ये किसी और मेंबर ने किया। देखिए बाकी जो भी मेंबर होंगे उनके मैटर को तो यहाँ पे मिनिस्टर्स रिफ्लेक्ट कर देंगे अगर वो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स हैं। जनरली प्राइवेट बिल जो है वो मेंबर्स लेकर आते हैं जो रूलिंग पार्टी से बिलोंग नहीं करते। देखिए जनरली ऐसा होता है, अदर मेंबर्स भी ला सकते हैं जो रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं। इट हैज़ अ ग्रेटर चांस टू बी अप्रूव, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर ये अप्रूव नहीं हुआ तो बेसिकली इनको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ जाएगी, और क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल है जनरली ऑपोजिशन की तरफ से आए होते तो लेसर चांसेस होते हैं, क्योंकि इनके पास हाउस में मेजॉरिटी नहीं होती है। इट्स रिजेक्शन बाय द हाउस अमाउंट्स टू एक्सप्रेशन ऑफ वांट ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस, और अगर नहीं आया तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ता है, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ेगा। पब्लिक बिल इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर 7 days नोटिस, 7 days का एडवांस नोटिस देना होता है, उसके बाद हाउस में जो है पब्लिक बिल आ सकता है। प्राइवेट बिल में क्या होता है, इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्स 1 month का नोटिस, आपको 1 month का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा तब कोई प्राइवेट बिल आ सकता है। पब्लिक बिल में क्या होता है, इट इज़ ड्राफ्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद द लॉ डिपार्टमेंट। बेसिकली लॉ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर आपने इस बिल को बनाया है। प्राइवेट बिल में क्या होता है, इट्स ड्राफ्टिंग इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर्स कंसर्न, यहाँ पे इन्हें कोई डिपार्टमेंट का सपोर्ट नहीं मिल रहा होता है। अब देखिए पूरे बिल की जो है मल्टीपल रीडिंग्स होती हैं। फर्स्ट ऑर्डिनरी बिल के लिए हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग। हम एक बार इन रीडिंग्स को देखते हैं। देखिए फर्स्ट रीडिंग क्या होगा ऑर्डिनरी बिल में, इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस। जैसे कि मनी बिल में हम आगे जाके देखेंगे वो बस लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। सच अ बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ईदर बाय मिनिस्टर और बाय एनी अदर मेंबर। ये प्राइवेट बिल भी हो सकता है, ऑर्डिनरी बिल भी हो सकता है, तो मिनिस्टर भी ला सकते हैं और दूसरे मेंबर्स भी ला सकते हैं। द मेंबर्स हु वांट टू इंट्रोड्यूस द बिल हैज़ टू आस्क फॉर लीव ऑफ द हाउस। यहाँ पे लीव ऑफ द हाउस के लिए पूछना पड़ता है
when the house grants leave to introduce the bill, the mover of the bill introduced by its reading its title and objectives. अभी जो है बस उसका टाइटल बताया जाता है बिल का और उसके ऑब्जेक्टिव्स. देखिए अगर मेटर्निटी बेनिफिट के ऊपर कोई बिल आ रहा है, बस ये बता दिया जाएगा कि देखिए मेटर्निटी बेनिफिट के ऊपर है और जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है. कोई डिस्कशन नहीं हो रहा अभी हाउस में और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है इस स्टेज पे इस बिल के ऊपर. लेटर द बिल इज पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ द हाउस. एक बार अगर इसको फर्स्ट रीडिंग इसकी हो गई है उसके बाद इसे गैजेट ऑफ द हाउस इंडिया में इसको पब्लिश किया जाता है. इफ बिल इज पब्लिश्ड इन गैजेट बिफोर इट्स इंट्रोडक्शन, लीव ऑफ द हाउस टू इंट्रोड्यूस द बिल इज नॉट नेसेसरी. अगर गैजेट में पहले ही इसको ला दिया गया है तो अब मेंबर्स को यहाँ पे लीव ऑफ द हाउस मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे. द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल एंड पब्लिकेशन इन द गैजेट कॉन्स्टिट्यूट्स द फर्स्ट रीडिंग. देखिए बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और पब्लिकेशन हो चुका है गैजेट में. सब चीज़ें जो है आपस में मिलाकर जो है फर्स्ट रीडिंग बनाती हैं. फिर सेकेंड रीडिंग आ जाती है. यहाँ पे जो होता है जनरल डिस्कशन होता है, स्क्रूटनी हो रही है बिल की. हेंस इट फॉर्म्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन द इनैक्टमेंट ऑफ द बिल. इन फैक्ट द स्टेज इन्वॉल्व्स 3 सब स्टेजेस होती हैं यहाँ पे. सबसे पहले आ जाएगा स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन. यहाँ पे जो है जनरल डिस्कशन किया जा रहा है बिल के ऊपर. एट दिस स्टेज द हाउस कैन टेक वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन. इट में टेक द बिल इनटू कंसिडरेशन इमीडिएटली और ऑन सम फिक्स डे. अभी इमीडिएटली इस बिल को कंसिडरेशन में लिया जा सकता है या फिर कोई फिक्स डे इस बिल के लिए रख दिया जाए. इट में रेफर द बिल टू अ सेलेक्ट कमेटी, कि इन्होंने किसी सेलेक्ट कमेटी को बिल रेफर कर दिया. देखिए जब हम पार्लियामेंट्री कमेटीज़ पढ़ेंगे तब हमें सेलेक्ट कमेटीज़ को रीड करेंगे. ये सेलेक्ट कमेटीज़ बेसिकली एक एडवांस्ड ओपिनियन देती हैं, एक बहुत एक्सपर्ट ओपिनियन देंगी इस बिल के ऊपर, इसके प्रोविजंस के ऊपर. इट में रेफर द बिल टू अ जॉइंट कमेटी ऑफ द 2 हाउसेज. जॉइंट कमेटी के पास भी जा सकता है. इट में सर्कुलेट द बिल टू एलिसिट पब्लिक ओपिनियन. बहुत सारे बिल्स जो है पब्लिक ओपिनियन के लिए भी सर्कुलेट किए जाते हैं. अब देखिए ये 4 ऑप्शंस हैं इनके पास यहाँ पे. ये फर्स्ट स्टेज में सेकंड स्टेज के फर्स्ट पार्ट पे स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन में. अब सेकंड में आ जाता है कमेटी स्टेज. द यूजुअल प्रैक्टिस इज टू रेफर द बिल टू अ सेलेक्ट कमेटी. देखिए यूजुअल प्रैक्टिस होता है ये, बाकी जो 3 प्रोसीजर है वो भी किए जा सकते हैं कि इमीडिएटली ले लें या पब्लिक को दे दें या जॉइंट कमेटी बना दें, बट यूजुअली सेलेक्ट कमेटी को दिया जाता है. दिस कमेटी एग्जामिन्स द बिल थॉरली एंड इन डिटेल क्लॉज बाय क्लॉज. इट कैन ऑल्सो अमेंड द प्रोविजंस बट विदाउट ऑल्टरिंग द प्रिंसिपल्स अंडरलाइन. देखिए अमेंड तो किया जा सकता है बट बेसिकली एक तरीके से जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा ना बिल का उसको नहीं हिलाया जा सकता. और इस स्क्रूटनी के बाद द कमिटी रिपोर्ट्स बिल बैक टू द हाउस. अब आ जाता है कंसिडरेशन स्टेज. यहाँ पे क्या हो रहा है, द हाउस आफ्टर रिसीविंग द बिल फ्रॉम सेलेक्ट कमिटी कंसिडर्स द प्रोविजंस ऑफ द बिल क्लॉज बाय क्लॉज. अब हाउस खुद कंसिडर कर रहा है बिल को. ईच क्लॉज इज डिस्कस्ड एंड वोटेड अपॉन सेपरेटली. द मेंबर्स कैन मूव अमेंडमेंट्स एंड इफ एक्सेप्टेड दे बिकम पार्ट ऑफ द बिल. यहाँ पे जो है बेसिकली अमेंडमेंट्स मूव किए जा रहे हैं, वो एक्सेप्ट हो जाते हैं, सो दे कैन बिकम पार्ट ऑफ द बिल. अब होता है थर्ड स्टेज, रीडिंग स्टेज आ जाता है. थर्ड रीडिंग होती है. द डिबेट इज कन्फाइंड टू एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन. देखिए अब बस इतनी बात हो रही है कि अब ये बिल को एक्सेप्ट किया जाएगा, बिल को रिजेक्ट किया जाएगा, उसके अलावा कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है. और इस स्टेज पे कोई अमेंडमेंट नहीं होनी है. अमेंडमेंट जो है प्रीवियस स्टेज में हो सकती है, हो चुकी है. एज द जनरल प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द बिल हैव ऑलरेडी बीन स्क्रूटिनाइज ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज. सब चीज़ें हो चुकी हैं. अब थर्ड रीडिंग में बस इतना है, या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा. अब कोई डिस्कशन या कोई इसके ऊपर अमेंडमेंट्स नहीं होंगे. इफ़ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एक्सेप्ट्स द बिल इज़ रिगार्डेड एज पास्ड बाय द हाउस. अगर सिंपल मेजॉरिटी से इसको पास कर दिया गया है, देयर आफ्टर द बिल इज़ ऑथेंटिकेटेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस एंड ट्रांसमिटेड टू द सेकेंड हाउस फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रूवल. A bill is deemed to have been passed by parliament only when both the houses have agreed to it either with or without amendments. जब दोनों ही हाउसेस थर्ड रीडिंग में बिल के ऊपर मान जाएं तो यहाँ पे जो है बिल पास कर दिया जाता है. बट यहाँ पे क्या होता है, बिल में यहाँ पे सेकंड हाउस के पास जब बिल जाए तो सेकंड हाउस भी मल्टीपल चीज़ें कर सकती है. जैसे सबसे पहली चीज़ ये जो है बिल को पास कर सकती है जो फर्स्ट हाउस ने भेजा है विदाउट एनी अमेंडमेंट. सेकंड क्या होगा, इट में पास द बिल विद अमेंडमेंट्स एंड रिटर्न टू द फर्स्ट हाउस फॉर रिकंसिडरेशन. इसने कुछ अमेंडमेंट्स कर दिए और फर्स्ट हाउस को भेज दिया. ये थर्ड में क्या किया, इसने कोई रिजेक्ट कर दिया बिल को पूरी तरीके से. फोर्थ में इसने कोई एक्शन ही नहीं लिया बिल के ऊपर और ये बिल जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है. ये 4 एक्शंस लिए जा सकते हैं यहाँ पे इस बिल के ऊपर. अब देखिए, इफ द सेकेंड हाउस इज पास द बिल विदाउट एनी अमेंडमेंट
और द फर्स्ट हाउस एक्सेप्ट्स द अमेंडमेंट सजेस्टेड बाय द सेकंड हाउस, द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास। देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में तो इन्होंने पास कर दिया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फर्स्ट हाउस ने भी पास कर दिया, सेकंड हाउस ने भी। सेकंड में क्या इन्होंने अमेंडमेंट सजेस्ट करे हैं, अगर ये अमेंडमेंट्स फर्स्ट हाउस ने एक्सेप्ट कर लिए तो ये बिल पास हो जाता है। अगर इन केस इन्होंने जो अमेंडमेंट सजेस्ट करे हैं वो फर्स्ट हाउस ने अब एक्सेप्ट नहीं किए, फर्स्ट हाउस ने उन अमेंडमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया, तो अब यहाँ पे एक अलग चीज़ होती है, अब वो उस चीज़ को हम रीड करेंगे। देखिए, on the other hand, if the first house rejects the amendment suggested by the second house, or the second house rejects the bill altogether, और second house does not take the action for 6 months, अब यहाँ पे डेडलॉक हो जाता है। अब इस डेडलॉक को देखिए, इस सिचुएशन में डेडलॉक हो गया है, अब इसको डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए जॉइंट मीटिंग बुलाई जाएगी, या अगर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया बिल को तब भी जॉइंट मीटिंग, या इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया बिल के ऊपर 6 मंथ्स तक, इस केस में भी एक जॉइंट मीटिंग बुलाई जाती है हाउस की। इफ़ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द जॉइंट सिटिंग अप्रूव्स द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। अब यहाँ पे जो है दोनों ही हाउसेस में जो है यहाँ पे दोनों ही हाउसेस मिलते हैं जॉइंट सिटिंग में और वोटिंग होती है। अब आ जाता है एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। फाइनली अगर दोनों हाउसेस का भी मामला सुलझ चुका है, अब ये बिल फाइनली प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट के पास भी 2 से 3 ऑप्शंस होते हैं। पहले उन्होंने सिंपली एसेंट दे दिया, सेकंड उन्होंने विदहोल्ड कर लिया अपना एसेंट, मतलब मना कर दिया, थर्ड इन्होंने अब हाउस के पास जो है बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दिया। अब हम तीनों ही कंडीशंस को देखते हैं, तीनों कंडीशंस के इफ एंड बट्स क्या हो सकते हैं। इफ द प्रेसिडेंट गिव्स हिज एसेंट्स द बिल बिकम्स एन एक्ट एंड इट्स प्लेस्ड ऑन द स्टैट्यूट बुक। ये तो सिंपल है, ये मान गए हैं, बिल अब एक्ट बन चुका है, अभी स्टैट्यूट बुक में आ गया। इफ़ प्रेसिडेंट विदहोल्ड्स हिज एसेंट टू द बिल इट एंड्स एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट। इस बात के ऊपर बात रुक चुकी है। ये हमने प्रेसिडेंट के जब हम पढ़ रहे थे कि प्रेसिडेंट के एसेंट की बात, वीटो पावर्स की जब हम बात कर रहे थे, वहाँ पे जब हमने वीटोस पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि किस केस में प्रेसिडेंट जो है कंप्लीटली अपनी एसेंट को विदहोल्ड कर सकते हैं। आप उस चैप्टर को जाके रिवाइज करिए, देखिए राइट साइड में प्रेसिडेंट चैप्टर का लिंक पॉपअप हो रहा होगा, आप उस चैप्टर को जाके यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं और आपको मिलेगा कि किन किन केसेस में ऐसा हो सकता है। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ ताकि आपका बार बार रिविजन होते रहे। If the president returns the bill for reconsideration and it is passed by the house again with or without any amendments and presented to the president must give his assent। देखिए प्रेसिडेंट ने एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, अब हाउस की मर्जी, या तो अमेंडमेंट करे या कुछ भी चेंजेस ना करे। बिना चेंजेस करे भी अगर प्रेसिडेंट को दे दिया गया, प्रेसिडेंट को इस बिल को पास करना ही करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए इस तरीके से हमने आज ये ऑर्डिनरी बिल का पूरा प्रोसीजर पढ़ लिया है। कल के वीडियो में जो हम मनी बिल से स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, तो आप सब हमसे जुड़े रहिए और कल की वीडियो में आइए जहाँ पे हम आपको ऑलमोस्ट पूरा पार्लियामेंट कल के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा।